हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना। मुझे मालूम है मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया हैं। क्यों अच्छे और बढ़िया हैं? क्योंकि वो मेरा वीडियो तो देखते हैं और वीडियो से नॉलेज भी लेते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, फंगी। यानी मेरा जो आज का टॉपिक है वो है फंगी। ओके, तो हम आज ये पढ़ने वाले हैं और इसको जब पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि ये यूज कहाँ होती है, यूज होती है तो भाई क्यों यूज होती है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये प्लांट में क्यों नहीं आती है, अगर प्लांट में नहीं आती है तो हम इसको और क्या बोलते हैं, है ना। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगी, ये सैप्रोफाइट होगी कि पैरासाइट होगी, ये हेटेरोट्रॉपिक होगी क्या, यानी ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और ये क्या क्या इंपॉर्टेंस देगी वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। सब बच्चों का मैसेज यही था कि मैम ये बहुत हार्ड टॉपिक है, इसके नाम याद नहीं होते और ये हमको बहुत प्रॉब्लम करती है। लेकिन जब आप इसका बच्चों डेली रिवीजन करेंगे तो आपको एक एक चीज याद होगी। तो रिवीजन तो मस्ट है। ऐसा नहीं कि आज मैंने ऐसे 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 पढ़ा, कॉपी बंद करी और बस्ते के अंदर, ये बिल्कुल मत करना। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और जब आप पढ़ेंगे, डेली रिवीजन करेंगे तो नाम भी याद होंगे और इसका इंपॉर्टेंस भी याद होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज ये हमको क्या देती है। सबसे पहला पॉइंट इसका क्या होना चाहिए आप बताइए। यानी मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ आपको और ये कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज नोट्स की फॉर्म में आप लिखते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ए क्लोरोफिलस। क्या है बच्चों ये? वो ए क्लोरोफिलस, यानी इसमें ए यानी एब्सेंट, क्लोरोफिल। क्या एब्सेंट है बच्चों? क्लोरोफिल। ए यानी एब्सेंट और क्या एब्सेंट है? क्लोरोफिल। सो ए क्लोरोफिलस। सेकेंड अगर मैं इंपॉर्टेंस देखूं तो ये है हेट्रोट्रॉफिक। क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। सो हेट्रोट्रॉफिक है तो क्वेश्चन ही उठता है ये और क्या होगी। इसके दो सबऑर्डिनेट और होंगे, एक होगा सैप्रोफाइट और दूसरा होगा पैरासाइट। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सैप्रोफाइट और दूसरा पैरासाइट। ये चीजें आप याद कर लीजिए अच्छे से। पैरासाइट क्या है, सैप्रोफाइट क्या है, हेटेरोट्रॉफिक क्या है, इवन ऑटोट्रॉफिक क्या है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में और इवन दो प्लांट वाला जो चैप्टर है सब में आने वाली है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका सबसे इंपॉर्टेंट, स्पोर फॉर्मिंग। क्या करेगी? स्पोर को फॉर्म करेगी। बिना स्पोर फॉर्म किए ये अपने आप को रीजनरेट नहीं करेगी या अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएगी। सो स्पोर फॉर्मिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। ओके, देन आफ्टर ये क्या है जल्दी बताइए। मैंने आपको बोला ए क्लोरोफिलस, फिर बोला हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासाइट। नॉन ग्रीन प्लांट्स, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन ग्रीन प्लांट्स है ये। क्लियर? नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी नॉन वैस्कुलर सिस्टम, है ना। तो ये दोनों चीजें कोइंसाइड करती हैं। कैसे? क्योंकि ये ग्रीन प्लांट नहीं है तो वैस्कुलर बंडल भी नहीं होने वाला है, इसलिए नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब नेक्स्ट है ये यूकैरियोटिक। भाई यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट। अच्छा एक चीज और बच्चों, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये सब डिफरेंशिएशन आपको आने चाहिए। अगर ये आते हैं तो हर जगह आप हर चीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज अ बिग प्रॉब्लम। ओके, सो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? ए क्लोरोफिलस। ए यानी एब्सेंट, क्या एब्सेंट है? क्लोरोफिल। अब इसी से देखिए इसको, अगर क्लोरोफिल एब्सेंट है और साथ में मैं बोल रही हूँ नॉन ग्रीन प्लांट्स, देन हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सो सैप्रोफाइट और पैरासाइट। सैप्रोफाइट अगर है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ही एक्ट करने वाला है। इस चीज को याद रखिएगा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब पैरासाइट है तो इन या ऑन रह सकता है बॉडी में और अपना खाना खाएगा, ठीक है। देन स्पोर फॉर्मिंग। स्पोर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये आगे नहीं बढ़ेगा। अभी मैं बताती हूँ आपको कि कैसे ये आगे बढ़ेगा। देन नॉन ग्रीन प्लांट्स है, यूकैरियोटिक है। क्लियर? और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी सेलुलर डीकम्पोजर्स। मल्टी सेलुलर डीकम्पोजर्स यानी मल्टी सेलुलर है, यानी एक से ज्यादा सेल का बना हुआ है। यानी जो भी धरती पे
डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर, तो ये डिकम्पोजर है, यानी किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को खा के उसको इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करके धरती में वापस से न्यूट्रिएंट में लाने का काम करेगी। ओके, सो एक बार फिर से रिपीट करें। सबसे पहले तो एक क्लोरोफिलस है यानी क्लोरोफिल एब्सेंट, देन हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफाइट आया, सैप्रोफाइट आया यानी इट एक्ट्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, देन पैरासाइट आया, पैरासाइट का मतलब ही होता है इट लिव इन और ऑन ऑफ द लिविंग बॉडी। ओके, देन स्पोर फॉर्मिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पोर फॉर्म करेगी, बिना स्पोर फॉर्म किए ये आगे नहीं बढ़ेगी। देन नॉन ग्रीन प्लांट है, यानी जब क्लोरोफिल एब्सेंट है तो नॉन ग्रीन प्लांट ही हुआ, यानी ये प्लांट में नहीं आता। देन मैंने आपको यूकैरियोटिक बोला, यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होने वाला है। और फिर मैंने आपको मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर्स बोला, मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर्स मींस ये एक से ज्यादा सेल की बनी हुई है और किसी भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के लिविंग पार्ट को डिस्ट्रॉय करने में और वापस से अर्थ में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में मिलाने में हेल्प करेगी। क्लियर? क्लियर हुआ आपको ये सब? तो जो फंजाई होती है बच्चों, वो सबसे पहले एक स्पोर से स्टार्ट होती है, तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पे स्पोर। क्लियर? ये स्पोर ऑन जर्मिनेशन के टाइम पे, ऑन जर्मिनेशन, स्पोर भी जर्मिनेट करते हैं, सो मैं स्पोर को ऑन जर्मिनेशन के टाइम पे ये एक हाइफा दे देगा मुझे, सो दिस इज कॉल्ड बच्चों हाइफे। हाइफे जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं इसको। सो ये क्या है बच्चों? हाइफे, और आप हाइफी भी बोल सकते हैं। क्लियर? देन आफ्टर ये जो हाइफे है ये माइसीलियम बनाने वाला है। सो कैसे बनाएगा बच्चों? इस तरीके से, यानी जो उसकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो खुद से एक जाल बना लेते हैं, हम बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, इस तरीके से ये एक नेटवर्क बना लेगा। दिख रहा है ना आपको? क्लियर? नेटवर्क बनाना है, किस तरीके से बना रहा है, और ये हमको पूरा नेटवर्क बना के देगा। दे रहा है नेटवर्क बच्चों, आपको दिख रहा होगा। क्लियर? इसी को बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम, गॉट इट? क्लियर हुआ? सिंगल स्पोर था मैंने आपको बोला, और ऑन जर्मिनेशन के टाइम ये हाइफे बनाएगा। हाइफे आपस में फिर से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और मेरे को माइसीलियम बना के दे देंगे। सो ये आपकी स्पोर से चला था, जो क्या था बच्चों? यूनिसेल। स्पोर क्या है? यूनिसेल, और इसने मुझे क्या दे दिया? माइसीलियम। आ गया ना माइसीलियम तक? सो ये इसकी पहली स्टेज हुई और ये इसकी सेकंड स्टेज हुई। इन दोनों स्टेजों को ही बोला डाइमॉर्फिक। सो ये अभी वर्ड आने वाला है, इसलिए मैं आपको यही बता दे रही हूँ, फिर जब ये वर्ड आएगा तो आप इसको रेजोनेट कर पाएंगे। ठीक है, सो पहला स्टेज था यूनिसेल का, क्योंकि स्पोर था ये, स्पोर से हाइफे बनाई, हाइफे से इसने माइसीलियम बनाई, यानी अपने आप को जर्मिनेट करता रहा, अपने हाथ पैर फैलाता रहा। क्यों? क्योंकि छोटे से भी पीस से अगर इसको खाना है, क्वेश्चन ये उठता है ये छोटा सा पीस क्या है? एक्चुअल में ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट करता है। तो मैं ये मान लेती हूँ कि ये छोटा सा एक ब्रेड का पीस है, यहाँ पे एक नन्हा सा स्पोर आ गया। ठीक है, ये यूनिसेल है। अब इसने हाइफे बनाए अपने, हाइफे से अकेले एक थ्रेड से तो काम चलेगा नहीं, इसको तो ब्रेड का पूरा ऑर्गेनिक मैटर खाना है। सो ये अपने माइसीलियम यानी पैर बढ़ाना शुरू कर देगा। इस तरीके से दिख रहा है आपको, और फाइनली ये इस ब्रेड के ऑर्गेनिक मैटर को खा जाएगा। तो इस तरीके से ये यूनिसेल से माइसीलियम यानी मल्टीसेल बन जाएगा, इसीलिए हमने ये वर्ड लिखा मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर्स। आया आपको समझ? यूनिसेल से मल्टीसेल बनेगा यानी माइसीलियम बना देगा, और सारा ऑर्गेनिक मैटर इस छोटे से ब्रेड का खा जाएगा, इसीलिए ये हमको डाइमॉर्फिक स्टेज देता है। क्लियर हो गया ये आपको? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। सो यानी माइकोलॉजी क्या है? जिसके अंदर मैं फंगी के बारे में पढ़ती हूँ, ऐसी साइंस जो मुझे फंगी पढ़ाती है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। गॉट इट? देन अब हम इसकी बॉडी के बारे में जान लेते हैं, यानी फंगी की बॉडी होती कैसी है। फंगी की बॉडी बेसिकली फिलामेंटस होती है बच्चों। कैसी होती है? फिलामेंटस।
तो मैं ये वर्ड लिखूं यहाँ पे, कैसी है बच्चों, फ्लामेंटस। फ्लामेंटस। एक चीज और आपकी बुक में लिखी है, एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, यानी एक यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, उसकी बॉडी फ्लामेंटस नहीं होती है। एक्सेप्शन क्या है, एग्जाम्पल उसका, ईस्ट। ईस्ट की बॉडी कैसी होती है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, ठीक है। सो यानी मैंने आपको ये बोला कि जो फंगई है उसकी बॉडी फ्लामेंटस होती है। अब ये फ्लामेंटस कैसी होगी बच्चों, ये लॉन्ग होगा, है ना, स्लेंडर होगा एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। गॉट इट, समझ आ रहा है आपको, क्योंकि अगर समझ नहीं आया तो बेकार है सब। क्लियर, मैंने आपको बोला द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। सो पहले तो मैंने वो पढ़ा, इसकी स्टडी में कहाँ करती हूँ, माइकोलॉजी के अंदर। गॉट इट। देन मैंने आपको बोला कि जो फंगई है वो फ्लामेंटस है, एक्सेप्शन ईस्ट, ईस्ट को छोड़कर। क्लियर, फ्लामेंटस है यानी लॉन्ग है, स्लेंडर है एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको मैं क्या बोलूंगी, हाइफे। हाइफे, गॉट इट, और हाइफे, मैं ये नाम देने वाली हूँ, हाइफी और हाइफे। क्लियर हुआ, किसको बोला है मैंने, जो ये फ्लामेंटस है, जो फंगई की बॉडी है वो लॉन्ग है, स्लेंडर है, थ्रेड लाइक है, और साथ में उसको मैंने क्या बोला, हाइफी और हाइफे। गॉट इट। अब ये हाइफे भी हमारे 2 टाइप्स के होंगे। गॉट इट, एरो बना दूं, ये देखिए ऐसे। आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है इसीलिए, है ना। सो हाइफी और ये हाइफी कैसे होंगे, 2 टाइप्स के, एक होगा एसेप्टेड और दूसरा होगा सेप्टेड। गॉट इट, सेप्टेड मीन्स क्रॉस वॉल्स, क्रॉस वॉल्स, ये समझ आ रहा है आपको, सेप्टेड और एसेप्टेड। ए यानी क्रॉस वॉल एब्सेंट, गॉट इट, और बाकी सेप्टेड यानी क्रॉस वॉल। तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना के ये होगा कि कैसा सेप्टा है और कैसे क्रॉस वॉल्स हैं। सो देखिए मैं ए सेप्टेड का डायग्राम बना रही हूँ, जो बेसिकली ब्रांच्ड है इस तरीके से, और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। ये देखिए कितने सारे न्यूक्लियस एक साथ ही बैठ गए हैं, बैठ गए ना, हो गया क्लियर, और साथ में बहुत सारा डेंस साइटोप्लाज्म। क्लियर, इसका डायग्राम भी बनाते हैं, देखते हैं भाई इसका डायग्राम क्या बोलता है हमको। हमने बोला है इसमें सेप्टा होगा, सेप्टा होगा यानी हर जगह एक फ्रेगमेंटेशन के लिए क्रॉस वॉल्स होंगी। ये देखिए इस दिख रहे हैं आपको एक क्रॉस वॉल, मैंने क्रॉस वॉल बना दिए, हर एक फ्रेगमेंट के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। देखिए ये डेंस साइटोप्लाज्म। क्लियर, समझ आ रहे हैं आपको दोनों डायग्राम। वो ये डायग्राम किसका है, सेप्टेड का, जिसके अंदर क्रॉस वॉल प्रेजेंट है और हर एक छोटे से फ्रेगमेंट के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। अब इस पे आई हूं मैं, सो नो क्रॉस वॉल्स, यहाँ पे क्रॉस वॉल्स नहीं है और सारे न्यूक्लियस एक साथ इकट्ठा हो गए हैं और डेंस साइटोप्लाज्म दे रहे हैं। इसी को हमने बोला एसेप्टेड और इसको बोला सेप्टेड। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं बच्चों, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, गॉट इट, और डेंस साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म, गॉट इट, मल्टी न्यूक्लिएटेड और डेंस साइटोप्लाज्म। कॉल्ड, क्या बोलूंगी मैं इसको, कोइनोसाइटिक, कॉल्ड कोइनोसाइटिक, ये इसका नाम है, एज इट इज याद करना पड़ेगा, और ये आपको फाइकोमाइसीटीज में मिलने वाला है। क्लियर, इसलिए इसको याद करिए, इंपॉर्टेंट नेम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर, एसेप्टेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड, डेंस साइटोप्लाज्म, कोइनोसाइटिक। इस पे आइए सेप्टेड पे। सेप्टेड मुझे 2 डाइमॉर्फिक कंडीशन देगा जो मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताई है, यानी यूनिसेल से माइसीलियम बनाने वाला है। सो फर्स्ट स्टेज जो होगी इसकी बच्चों, प्लांट की फर्स्ट स्टेज होगी इसकी यूनिसेल,
और सेकेंड स्टेज कौन सी होने वाली है? माइसीलियम। माइसीलियम इसी को मैं बोलूंगी क्या? कॉर्ड। क्या बोलूंगी? डाइमॉर्फिक स्टेज। ठीक है, डाइमॉर्फिक स्टेज। तो यानी ये मुझे डाइमॉर्फिज्म देने वाला है, 2 स्टेज देगा, यूनिसेल से माइसीलियम पर आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? डाइमॉर्फिक। सो इसमें फाइकोमाइसिटीज आने वाला है और इसके अंदर आपका एस्कोमाइसिटीज, डेंड्रोमाइसिटीज और आपका बेसिलोमाइसिटीज आने वाला है। सो क्लियर हुआ आपको ये दोनों बच्चों? बहुत इजी है। डायग्राम्स में मैंने आपको बताया कैसे पढ़ेंगे हम इसको। जब हम फंगई की स्टडी करते हैं जिस साइंस के अंदर, उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। द साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ फंगई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। गॉट इट? देन ये जो फंगई है ये कैसी है? फिलामेंटस। फिलामेंटस है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन एक दिया है ईस्ट, यानी ईस्ट को हटा के ये फिलामेंटस होगी। ईस्ट हमारी इसमें नहीं आएगी, ये फिलामेंटस नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद उन्होंने बोला जो फिलामेंट होंगे वो लॉन्ग होंगे, स्लेंडर होंगे एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और ये थ्रेड को हम बोलेंगे हाइफी और हाइफा। गॉट इट? अगर ये हाइफी है तो ये 2 में बटेगा, ए सेप्टेट और सेप्टेट। अगर ये ए यानी एब्सेंट यानी सेप्टा यानी क्रॉस वॉल एब्सेंट और इसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे से नीटली मैंने आपको समझाया है। उसके बाद अगर ये ए सेप्टेट है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, तो देखिए सारे न्यूक्लियस एक साथ, और डेंस साइटोप्लाज्म होगा तो हम इसको बोलेंगे कोइनोसाइटिक। और अगर ये सेप्टेट है यानी क्रॉस वॉल प्रेजेंट है तो फर्स्ट स्टेज इसकी होगी यूनिसेल, यानी कि स्पोर से स्टार्ट होगा, और मेरे को लास्ट स्टेज होगी माइसीलियम, उसको देगा तो उसको हम बोलेंगे डाइमॉर्फिक। ओके, क्लियर हुआ ये आपको? तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इसका माइसीलियम बनता कैसे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि ये फिलामेंट है, यानी ये फिलामेंटस। ठीक है, ये जो फिलामेंटस है ये क्या है बेटा? ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है, स्लेंडर है एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, थ्रेड लाइक। ठीक है, ये जो थ्रेड है ये बेसिकली कहलाएगा हाइफे और हाइफी। ठीक है, हाइफी और हाइफी। गॉट इट? ये सिंगुलर और प्लूरल है बेटा। गॉट इट? सिंगुलर एंड प्लूरल। अब ये जो हाइफी है ये बेसिकली नेटवर्क ऑफ हाइफी बनाएगी। जो नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क ऑफ हाइफी बनेगा, उसको बोलेंगे कॉल्ड माइसीलियम। गॉट इट? क्या बोला मैंने? माइसीलियम। तो अब आपको समझ आया ये माइसीलियम कैसे बना? नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। अब ये जो माइसीलियम है ये भी 2 टाइप्स का होने वाला है, एक नॉन माइसीलियम और एक माइसीलियम। यानी मैं इसको माइसीलियल में कह देती हूँ आपको, नॉन माइसीलियल एंड माइसीलियल। सो यहाँ मैं लिखती हूँ नॉन माइसीलियल। ठीक है, और यहाँ लिख देती हूँ माइसीलियल। समझ आ रहा है? बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। अगर आपने इसको ध्यान से देखा हर चीज आपको क्लियर कट समझ आने वाली है। सो अगर ये नॉन माइसीलियल है यानी माइसीलियम नहीं बना रहा तो ये क्या करेगा बच्चों? ये होगा ईस्ट। सबसे पहले तो एग्जाम्पल ईस्ट, नॉन माइसीलियम में कौन सा एग्जाम्पल आया? ईस्ट का पहला एग्जाम्पल। ये जो ईस्ट है ये क्या है बच्चों? ये यूनिसेलुलर है, बहुत ध्यान से है ना, ये क्या है? यूनिसेलुलर। अब इसका माइसीलियम नहीं है तो ये खाना कैसे खाएगा? सो ये क्या करेगा? ये अपने लिए सूडो माइसीलियम बनाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं, यानी इसके पैर जो होंगे वो फॉल्स होंगे, सूडो माइसीलियम, और इसके लिए इसको नाम दिया ईस्ट। तो क्लियर हुआ आपको? जो ईस्ट है वो नॉन माइसीलियल है, यानी वो माइसीलियम नहीं बनाता। जब माइसीलियम नहीं बनाएगा तो खाना कैसे खाएगा? खाना तो खाना बहुत जरूरी है, तो वो सूडो माइसीलियम बनाएगा या सूडो माइसीलियल बनाएगा और इसके थ्रू ये खाना खाएगा। और ये क्या है बच्चों? यूनिसेलुलर। रेस्ट सारे मल्टीसेलुलर हैं, केवल ईस्ट इसमें यूनिसेलुलर है। और ईस्ट कहाँ पे आएगी? एस्कोमाइसिटीज में, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? अब ये अपने आप को ग्रो कैसे करेगा? बाय बडिंग। कैसे करेगा बच्चों? बाय बडिंग।
क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इसने अपने लिए ये स्ट्रक्चर तैयार किया। तो फिर से एक बार रिपीट करूं मैं आपको, नेटवर्क ऑफ हाइफी जो बनेंगे उसको हम माइसीलियम बोलेंगे, और ये माइसीलियम नॉन माइसीलियल और माइसीलियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं नॉन माइसीलियल की बात करूं तो कॉमन एग्जांपल ईस्ट, और ये ईस्ट यूनिसेलुलर है, रेस्ट सारे मल्टीसेलुलर है। फिर ये सूडोमाइसीलियल बनेगा क्योंकि खाना तो खाना है, और इसीलिए ये अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी बडिंग के थ्रू अपने आप को ग्रो भी करेगा। गॉट इट? अब अगर मैं माइसीलियल की बात करूं, सो माइसीलियल की जो प्लांट बॉडी है वो थ्रेड लाइक होगी। थ्रेड लाइक होगी तो फिर से वो हाइफे और हाइफी बनाएंगे, हाइफी और हाइफे बनाएंगे तो फिर से ये एसेप्टेट और सेप्टेट बनाएंगे, और इस तरीके से साइकिल यूं ही कंप्लीट आपकी हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या आएंगे बच्चों? यहाँ पे आएगा आपका थ्रेड, और थ्रेड है तो हाइफी। क्लियर? गुड। अब इसकी सेल वॉल भी देख लेते हैं। सो जो फंगई की सेल वॉल होती है बच्चों वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। सो फंगई सेल वॉल, ओके, किसकी बनी है? काइटिन, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड्स। गॉट इट? सो ये भी हो गया हमारा एक एनसीईआरटी का पॉइंट। सारे पॉइंट अच्छे से रिमेम्बर रखना है। अगर रिमेम्बर करेंगे तो हर चीज का रिजल्ट आपको जरूर मिलने वाला है बेटा। सो ये भी हो गया। अब इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। तो पहला एग्जांपल मैंने लिखा बच्चों मशरूम जो कॉमन है और एडिबल है। उसके बाद दिया उन्होंने टोड स्टूल का। ठीक है, ये बहुत सुंदर है। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो हल्की सी रेड कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसमें व्हाइट व्हाइट डॉट्स दिखेंगे। तो आप इसको गूगल करके जरूर देखिएगा, आपका दिल भी खुश हो जाएगा इसको देखने के बाद कि ये इतना सुंदर भी होता है। ओके, देन इसका एग्जांपल है बच्चों एक और, रस्ट एंड स्मड। रस्ट एंड स्मड्स, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, डेट्रोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में पढ़ने वाले हैं। बट जो कॉमन एग्जांपल ऊपर के पेज में दिए हैं मैं वो लिख रही हूँ। उसके बाद इसको बोला उन्होंने कि ये पैरासाइट है, यानी पैरासिटिक फंगई भी है जो डिजीज देती है। और उसमें उन्होंने बोला कि मस्टर्ड लीफ से व्हाइट स्पॉट हो जाना। मस्टर्ड लीफ कंटेन्स, मस्टर्ड लीफ कंटेन व्हाइट स्पॉट्स। ठीक है, सो ये उन्होंने बोला कि ये किसके कारण होगा? पैरासिटिक फंगई के कारण। ये होगा पैरासिटिक फंगई के कारण। गॉट इट? उसके बाद फिर एक एग्जांपल दिया जिसमें उन्होंने बोला कि ये डिजीज देने वाली भी होगी और हमको हार्मफुल भी होगी, मतलब और बेनिफिशियल भी होगी। हार्मफुल में उन्होंने नाम लिया कि ये प्लांट के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रह सकती है, और बेनिफिशियल में उन्होंने एंटीबायोटिक्स यानी पेनिसिलिन का नाम लिया है। तो इस तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। गॉट इट? चलिए अब इसका हम क्या देखते हैं? इसका न्यूट्रिशन देखते हैं, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक होने वाला है। सो मैं लिखूं मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक, मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक, ट्रॉफिक होगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा, यानी ये सैप्रोफिटिक और पैरासाइट होगा। गॉट इट? सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफिटिक और पैरासाइट्स। तो ये तो सिंपल है, हम सब जानते हैं ना। पैरासाइट्स, अगर सैप्रोफाइट है तो ये क्या करेगा? सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर लेगा, किससे? डेड सब्सटेंस से, और अपने खाने को खाएगा। और अगर ये पैरासाइट है तो किसी भी लिविंग प्लांट और एनिमल्स के ऊपर एक्ट करके अपना खाना खाएगा, या तो ऊपर रहेगा या अंदर रहेगा। सो ये कॉमन है, हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सिम्बायोन्ट। सिम्बायोन्ट, सिम्बायोन्ट यानी एक दूसरे के साथ चलना। इसको हम बच्चों सिम्बायोसिस एसोसिएशन भी कहते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो। सिम्बायोन्ट एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है, सिम्बायोन्ट एसोसिएशन। इसमें क्या करने वाला है बच्चों? इसमें ये बेसिकली मेरे को दो चीजों को लेके अपना खाना बनाने वाला है और हेल्प करने वाला है, क्योंकि सिम मतलब हेल्प करके खाना खाना, और जो खाना दे रहा है उसकी भी हेल्प करना, यानी बदले में उसको कुछ देना। सो सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ एल्गी, ओके, और दूसरा लिखती हूँ मैं फंजी। गॉट इट? यानी ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं। एल्गी का नाम देते हैं फाइकोबायोन्ट,
फाइकोबायोन्ट, और फंगी का नाम देते हैं माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट। ठीक है, ये दो नाम होते हैं। फाइको यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाना, और माइको यानी पार्टनर की हेल्प करना। तो ये फाइकोबायोन्ट है, यानी ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? फूड, फूड बनेगा। ये फूड बच्चों ये किसको दे देगा? फंजाई को दे देगा। ठीक है, क्या दे रहा है? खाना। अब फंजाई भी इसको बदले में कुछ देगा, तो ये क्या देगा? शेल्टर, ये देगा इसको शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। गॉट इट? क्या क्या देगा? शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। कौन दे रहा है बेटा? फंजाई। एल्गी क्या दे रहा है? फूड। किसको दे रहा है? फंजाई को। और फंजाई क्या दे रहा है? शेल्टर, वाटर एंड मिनरल। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लाइकेंस। क्या बोलेंगे हम? लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस। और ये लाइकेंस गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। जहां पे पॉल्यूशन होगा वहां पे ये नहीं ग्रो करेंगे। तो क्या होते हैं? मैं यहाँ लिखती हूँ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। गॉट इट? ये इसकी इंपॉर्टेंस है। एक और एग्जांपल है बच्चों माइकोरिजा। माइकोरिजा में रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंगी दोनों मिलके एक दूसरे को सिम्बायोट एसोसिएशन देती है। तो एग्जांपल लिखूं मैं यहाँ पे माइकोरिजा, माइकोरिजा। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आएगा आपका फंगी प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। गॉट इट? ये माइकोरिजा का एग्जांपल है। और इस तरह ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं सिम्बायोट एसोसिएशन के लिए। क्लियर? फिर से एक बार मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली जो फंगी है वो हेटेरोट्रॉफिक होती हैं, यानी सैप्रोफाइट होती हैं और पैरासाइट होती हैं। सैप्रोफाइट है बच्चों तो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर डेड सबस्ट्रेट से खाएगी, और अगर पैरासाइट है तो प्लांट के इन और ऑन, और एनिमल्स में भी इन एंड ऑन रह के अपना खाने को खाएंगे। गॉट इट? देन सिम्बायोटिक एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें एल्गी और फंगी दोनों सिम्बायोसिस करती हैं, यानी एक दूसरे की हेल्प करती हैं। एल्गी खाना बनाता है जिसको कहते हैं फाइकोबायोन्ट। ये खाना बनाएगा तो किसको दे देगा? फंजाई को। फंजाई को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। ये हेल्प करेगी, क्या क्या देगी? शेल्टर देगी एल्गी को, वाटर देगी और मिनरल्स देगी। जब इस तरीके का सिम्बायोसिस होता है तो उसको हम बोलते हैं लाइकेंस। ये जो लाइकेंस है ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। और एक और एग्जांपल है आपकी बुक में माइकोरिजा। माइकोरिजा बेसिकली फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में बनता है, जिससे प्लांट को फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके ये देते हैं और वहां पे अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं यील्डिंग के लिए। और इसमें जो स्पीशीज है वो ग्लोमस है। अगर आप बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर उठाएंगे 12th का तो आपको वहां मिल जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये रिप्रोडक्शन आपके नीट के 2021 का भी क्वेश्चन था। अच्छे से याद करिएगा, रिप्रोडक्शन भूलिएगा मत, है ना। सो रिप्रोडक्शन, ये बाहर की आवाजों पे ध्यान ना दीजिएगा प्लीज, क्योंकि नो डाउट ये जानवर हैं और जानवर का हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। सो रिप्रोडक्शन पहला है वेजिटेटिव, दूसरा है एसेक्सुअल और तीसरा है सेक्सुअल। गॉट इट? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव के भी 3 हैं बच्चों, और हर के आपको 3-3 मिलने वाले हैं। इसका मिलेगा आपका फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। गॉट इट? फिर मिलेगा आपको फिजन, और फिर मिलेगा आपको बर्डिंग। गॉट इट? तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे 3। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 3 मिलेंगे, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग। एसेक्सुअल पे आएंगे तो फिर से 3 मिलेंगे आपको, और पहला नाम होगा इसका पुनीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला मिलेगा आपको पुनीडिया, देन दूसरा मिलेगा स्पोरेंजियोस्पोर्स। ओके, स्पोरेंजियोस्पोर्स, और तीसरा मिलने वाला है आपको ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स, ये ज़ूस्पोर्स इसमें मोटाइल है, बाकी ये दोनों नॉन मोटाइल है। लेकिन बहुत सी बुकों में स्पोरेंजियोस्पोर्स को भी मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों माना है। ठीक है,
सो इस तरीके से आपको ये 3 मिलने वाले हैं। और अगर मैं सेक्सुअल की बात करूं सो यहाँ पे आपको फिर से 3 मिलने वाले हैं और 3 बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। पहला होगा आपका oospores, ठीक है, दूसरा है आपका ascospores और तीसरा है आपका basilospores। ठीक है ना बच्चों, ये है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में 3 फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। ए सेक्शन में 3 कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स। और सेक्सुअल में oospores, ascospores और basilospores। सो फ्रेगमेंटेशन का मैं आपको समझा देती हूँ। हम माइसीलियम और हाइफे से ही चल रहे हैं। सो मैं इसको मानूं कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं माइसीलियम की, ये यहाँ से कट हो जाएंगे और हर एक फ्रेगमेंट फिर से एक नया स्ट्रक्चर देने का एबल होगा। ठीक है, हर एक फ्रेगमेंट फिर से मुझे नया स्ट्रक्चर दे देगा माइसीलियम। तो इस तरीके से ये फ्रेगमेंट होगा। अगर फिजन पे आऊं तो अमीबा आप जानते हैं, पहले कैरियोकिनेसिस होगी फिर साइटोकिनेसिस होगा। सो इस तरीके से ये अमीबा है, मुझे मालूम है। अब इसको 2 में ट्रांसफर करना है। सो सबसे पहले न्यूक्लियस इसका डिवाइड होगा इस तरीके से, और उसके बाद बॉडी और साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और फिर फाइनली मुझको 2 अमीबा मिल जाएंगे। ये सब जानते हैं। बडिंग में भी आउटग्रोथ आ जाती है। सो ये एक पेरेंट बॉडी होती है और इसका ये न्यूक्लियस होता है। पेरेंट बॉडी खुद से एक आउटग्रोथ दे देती है इस तरीके से, और फिर ये न्यूक्लियस इस आउटग्रोथ में जाने लगता है, यानी आउटग्रोथ ऐसी हो जाती है और न्यूक्लियस भी ऐसा हो जाता है, और फाइनली दोनों आउटग्रोथ इस तरीके से 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं बडिंग। अगर मैं कुनिडिया की बात करूं तो स्पेशल इसका माइसीलियम होता है, ठीक है, जिसको कुनिडियोफोर्स बोलते हैं, और ये खुद से एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है और कुनिडिया मिल्क को बना के दे देता है। और ये सारे कुनिडिया जो है बच्चों, ये कुनिडिया है, ये कुनिडियोफोर्स है, ये एक्सोजीनस होते हैं, याद रखिएगा। क्या नाम दिया मैंने? एक्सोजीनस। गॉट इट। अगर मैं स्पोरेंजियोस्पोर्स पे आऊं तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, इसके अंदर स्पोर्स आ जाते हैं। तो ये स्पोरेंजियोफोर्स और ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी हो गई जो एक शील्ड है, और इसके अंदर सारे स्पोर्स आके इकट्ठे हो गए, ठीक है, और इसको बोलेंगे एंडोजीनस। एंडो यानी अंदर की तरफ पैदा होने वाला। क्लियर? अगर ज़ूस्पोर्स से बोलूं तो ये मोटाइल है और इनका एक जगह से दूसरी जगह इजीली घूमना हो जाएगा। अगर मैं oospores पे आऊं तो इसमें मेल एंड फीमेल जैसी कोई चीज नहीं होती, इसमें प्लस और माइनस चलता है। सो या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या माइनस माइनस होगा या प्लस प्लस होगा। सो एक जो अगर फीमेल मान लूं मैं प्लस को तो वो लार्ज होगी, और मेल मान लूं मैं माइनस को तो वो स्मॉल होगा, और फीमेल नॉन मोटाइल होगी और मेल मोटाइल होगा। और अगर मैं एस्कोस्पोर्स पे आऊं तो इस तरीके का एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी जिसको हम बेसिकली एस्कोकार्प्स भी बोलेंगे, और उसके अंदर इस तरीके से ये स्पोर्स अरेंज हो जाएंगे जिसको हम बोलेंगे एस्कोस्पोर्स, और इसका ये पैर, ठीक है, जिसको बोलेंगे एस्कोफोर्स। गॉट इट। अगर बेसिडो स्पोर्स की बात करूं तो एक बेस बनाएगा ये इस तरीके से, और इसको बोलेंगे हम बेसिडियम, और इस बेसिडियम पे हमको स्पोर्स बना के देगा, यानी फ्रूटिंग बॉडी बनेगी पहले, और उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मेरे को ये स्पोर्स बना के देगा। सो इसको बोलते हैं बेसिडियम। सो इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर्स अपने लिए एबल हैं इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हर माइसीलियम अपने आप को ग्रो करने के लिए लायक है ना। हाइफे है, सो हाइफे मालूम है, नेटवर्क ऑफ हाइफे ही बनाएगा, नेटवर्क ऑफ हाइफे को ही माइसीलियम बोलते हैं। और इस तरीके से हर एक पार्ट इसका एबल है, यानी जो हाइफे है वो स्पेशल माइसीलियम देने के लिए एबल है, और हर माइसीलियम अपने आप का वापस से अपने को स्प्रेड करने के लिए एबल है। जब वो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करेगा सो इन एरिया को इंक्रीज करेगा, और एरिया इंक्रीज करेगा सो मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी बुक में बोला है कि जितने भी ये फ्रूटिंग बॉडीज हैं, यानी वो ये कहना चाहती है कि फ्रूटिंग बॉडीज भी डिफरेंट स्ट्रक्चर की होंगी और उनके अंदर स्पोर्स इकट्ठा होने वाले हैं। सो ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं ये बेसिकली डिपेंड करती हैं कि वो किस तरीके का रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। गॉट इट। और फिर उसके अंदर डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर्स आके कलेक्ट हो जाने हैं। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर
उन्होंने बाद में बोला कि ये मेनली 3 इंपॉर्टेंट फॉलोइंग पॉइंट्स देगा, और मैं इसको रब करती हूँ और पॉइंट देती हूँ क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, वेट अ मिनट। तो बच्चों, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेनली ये बोलता है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा और उन फ्रूटिंग बॉडीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स को रखेगा, ठीक है। और जब ये करेगा, ये इसकी स्पेशलिटी है। फिर इसने बोला ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मेनली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। देखते हैं कौन कौन से 3 स्टेप्स है। पहला है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का भी मतलब बता दीजिए, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा इसको, है ना, प्रोटोप्लाज्म बोल रहा है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ओके, सो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 गैमीट्स, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, या तो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गॉट इट? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 गैमीट्स। गॉट इट? प्रोटोप्लाज्म का मतलब बच्चों न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली वो लिविंग कंटेंट होता है जो हेल्प करता है सेल को आगे बढ़ने के लिए। गॉट इट? सो ऐसा प्रोटोप्लाज्म 2 गैमीट्स का आपस में फ्यूज होगा, उसको हम प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। सेकेंड स्टेप है हमारी कैरियोगैमी। कैरियो यानी न्यूक्लियस, कैरियोगैमी। गॉट इट? कैरियो यानी न्यूक्लियस। सो कैरियो यानी न्यूक्लियस यानी फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। क्लियर हो गया? न्यूक्लियाई फ्यूज होगा तो उसको हम कैरियोगैमी बोलेंगे। और थर्ड स्टेज है इसकी मियोसिस एंड जाइगोट। मियोसिस एंड जाइगोट, मियोसिस एंड जाइगोट। और फोर्थ स्टेप, मेनली तो इन्हें 3 स्टेप में ही कंप्लीट किया है, मियोसिस एंड जाइगोट, एंड प्रोड्यूसेस, इसको मैं यही कर देती हूँ कंप्लीट, एंड प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स। गॉट इट? बस ये 3 स्टेप बताए हैं, फिर से रिपीट करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक सो ये 2022 का आपका नीट का क्वेश्चन भी है। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड द मियोसिस एंड जाइगोट। गॉट इट? और फिर मियोसिस करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हैप्लॉइड स्पोर्स। अब हम देखते हैं कि ये करेगा कैसे। तो मैं यहाँ से पूरा ये रब करके यहाँ एक बॉक्स बना देती हूँ, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए और आपको समझाने वाली हूँ डायग्राम के थ्रू। सो सबसे पहले 2 गैमेट्स ले लेती हूँ मैं, ये रहे 2 गैमेट्स। जो n नंबर है यानी हैप्लॉइड, ठीक है। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं बच्चों। सो ये फ्यूज करेंगे, इसको प्रोसेस को बोलेंगे, ये क्या है बच्चों? गैमेट्स। हमने सब यहाँ पे लिख दिया है, इस प्रोसेस को बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। क्लियर हुआ आपको? प्लाज्मोगैमी क्या है? फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, इधर मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये हमारी कंडीशन है, उसी को बोलेंगे हम प्लाज्मोगैमी। सो ये दोनों हैप्लॉइड हैं, ये मुझे एक स्टेज देंगे, कौन सी? कैरियोगैमी। बट ये डायरेक्ट कैरियोगैमी नहीं देंगे, स्पेस छोड़ देंगे, ये मुझे स्टेज देंगे डाइकैरियोटिक और फिर होगा कैरियोगैमी। सो इसे यहाँ पे लिखती हूँ मैं कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। अब और यहाँ लिखती हूँ ये दोनों फ्यूज हो रहे हैं, तो देखिए ये दोनों सेल फ्यूज हो रहे हैं ऐसे, और ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस इसमें आके यू बैठ जाएंगे, ठीक है। यानी केवल इनकी बॉडी फ्यूज हुई बच्चों। प्लाज्मोगैमी में उनने बोला फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म है और उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ और दोनों न्यूक्लियस आके एक जगह बैठ गए। इस स्टेज को बोलेंगे डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियोटिक स्टेज। गॉट इट? डाई यानी 2, कैरियो यानी न्यूक्लियस, यानी ऐसी स्टेज जिसमें 2 न्यूक्लियस आके बैठ जाएं। अभी फ्यूजन नहीं किया हमने, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब इस कैरियोगैमी में ये न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे इस तरीके से। अब हुए हैं फ्यूज, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ये भी हैप्लॉइड है बच्चों, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। अब ये कंडीशन है 2n, आगे फ्यूजन हो गया 2n। अब इसके बाद फिर से ये मुझे क्या देगा बच्चों? जाइगोट बना के देगा, जाइगोट। जाइगोट भी हमारा क्या होगा? 2n। क्लियर? आ गया?
अब आप बोलेंगे मैम आपने तो यहाँ पे प्लाज्मोगेमी लिखा, उसके बाद डायरेक्ट कैरियोगेमी लिख दिया और आप यहाँ कह रही हो कि डाइकैरियोटिक स्टेज आएगा। यस, इस स्टेज के बिना कैरियोगेमी नहीं होगी। जब गैमेट ने फ्यूज किया तो केवल उसके प्रोटोप्लाज्म ने पहले फ्यूज किया। जब फ्यूज किया तो उसने मुझे डाइकैरियोटिक स्टेज दी, जिसके अंदर दोनों न्यूक्लियस को एज इट इज उसने बैठा दिया। अब कैरियोगेमी हुई तब उसने उन दोनों न्यूक्लियस को फ्यूज किया, ओके, और जाइगोट बना के दिया। ये जाइगोट क्या है? 2n। क्यों? ये है डिप्लॉइड। क्लियर? 2n यानी डिप्लॉइड। डन। अब ये मियोसिस करेगा। मियोसिस के बाद मुझे n नंबर ऑफ स्पोर्स दे देगा। मियोसिस और n नंबर ऑफ स्पोर्स। गॉट इट? ये स्पोर्स भी हैप्लॉइड होंगे, ध्यान रखिएगा, स्पोर्स भी हैप्लॉइड। इस तरीके से ये इसकी स्टेज कंप्लीट होती है। क्लियर है आपको सारे डायग्राम के थ्रू? बाद में आपकी बुक में ये भी लिखा है कि स्पोर किसके अंदर आएंगे बेटा? फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर। यानी जाइगोट फ्रूटिंग बॉडीज पहले बनाएगा, फिर उस फ्रूटिंग बॉडी में मियोसिस होगा और फिर जाके n नंबर ऑफ स्पोर्स आने वाले हैं। या हम ये मान लें कि जो मियोसिस है वो जाइगोट के अंदर ही होगा, फिर वो फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा और फिर हमको n नंबर ऑफ स्पोर्स उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर इकट्ठा करके दे देगा। आपकी बुक में मियोसिस एंड जाइगोट लिखा है, सो मियोसिस एंड जाइगोट ही पढ़िएगा। ओके, मियोसिस एंड जाइगोट। और फिर मुझको n नंबर ऑफ स्पोर्स मिलेंगे। ये n नंबर ऑफ स्पोर्स एक फ्रूटिंग बॉडीज में जाके अरेंज हो जाएंगे। फिर अब ये स्पोर्स से वापस से गैमेट जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑन जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के टाइम पे हर स्पोर बिहेव करेगा एज अ गैमेट। जब ये ऑन जर्मिनेशन यानी गैमेटोफिटिक स्टेज आनी है तो ये गैमेटोगोनिया बना के देगा, जो आपके बुक में एक्सप्लेन नहीं किया है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि स्पोर ऑन जर्मिनेशन के टाइम पे फिर से अपने आप को एज अ गैमेट बिहेव करने लगेगा और फिर से ये साइकिल चलने लगेगी। क्लियर? हमने बोला है स्पोर है जर्मिनेशन के टाइम पे, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बताया, हाइफे बनाएगा, हाइफे के बाद माइसीलियम बनेगा और हर माइसीलियम अपने आप में एबल है एक नया स्ट्रक्चर देने के लिए। इस तरीके से ये पूरी की पूरी साइकिल इसको चला देगा। क्लियर हुआ आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्लियर? फिर डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि अगर दो हाइफे जो कंपैटिबल मैचिंग के होंगे, कंपैटिबल मैचिंग यानी प्लस प्लस माइनस माइनस, यही होती है कंपैटिबल मैचिंग। इस मैचिंग के भी अगर हाइफे आपस में फ्यूज करते हैं तो डायरेक्ट हमको 2n स्टेज दे देंगे। यानी हाइफे को भी हमने n नंबर ऑफ स्टेज माना और ये n नंबर ऑफ स्टेज जब फ्यूज हुई तो 2n दिए, यानी हमको डिप्लॉयड स्टेज दी। और इस तरीके से भी ये हमको डिप्लॉयड स्टेज देने वाला है। फिर इस बार के नीट का क्वेश्चन है 2024 का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। किंगडम फंजाई क्लासिफिकेशन, किंगडम फंजाई क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल पॉइंट्स। पहला इसमें है 3 स्पेशल पॉइंट्स हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ माइसीलियम, नहीं सॉरी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। यानी फंजाई का जो किंगडम है वो मॉर्फोलॉजी माइसीलियम की कैसी है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा था आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, तो आप स्पोर फॉर्मिंग भी लिख सकते हैं, स्पोर डेवलपमेंट या स्पोर फॉर्मिंग। और तीसरा था हमारा स्पोर फॉर्मिंग और फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज। इन तीनों के बेसिस पे इस फंजाई किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया है। ये 2024 का आपका नीट का क्वेश्चन है। मैं लिख दूं नीट अभी। और जो गलत इसका आंसर था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तो कभी बोला ही नहीं गया फंजाई को। और जो चौथा था हमारा वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो गलत था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इसके यही गलत आंसर था फंगई का, क्योंकि कभी भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे फंगई को डिवाइड नहीं किया, क्लासिफाइड नहीं किया। क्लासिफिकेशन में इसके यही 3 मेन पॉइंट है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, स्पोर फॉर्मिंग और फ्रूटिंग बॉडीज। इसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब जो आता है हमारा फंगई का वो आएगा आपका फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिलोमाइसिटीज एंड एटेरोमाइसिटीज,
ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाली हूँ. So बच्चों, be stay in Kamini's Robot classes. You will get good knowledge from this classes and you will able to crack your NEET exam. Okay, because I am giving line by line NCERT things or material to you on the board. So thank you and have a nice day. प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू.